हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा। सभी लोगों का साइंस अड्डा के चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। एंड एज पर प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए वन शॉट्स लेकर के आ गई हूँ। ये वन शॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम वन शॉट्स करवाइए एंड प्लीज़ हाँ कीप ऑन टेलिंग मी कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। जैसे जब मैं लाइव सेशंस लेती हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम मुझे अनसीन पैसेजेस करने हैं, राइट। कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी डिमांड किया हुआ है कि मैम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ा दीजिए। सो मैं एक ऑर्डर में सब कुछ कवर करके चल रही हूँ, बट इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी कनेक्टेड। हमारी क्लास का टाइमिंग ऐसा रहता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में गए हुए होते हैं, लेकिन अगर आप कहोगे तो आपकी डिमांड पर हम क्लास की टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। सो आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, दिस इज गोना बी द चैप्टर लॉ स्प्रिंग व्हिच इज रिटन बाय अनीस जंग। दिस इज द चैप्टर व्हिच इज टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक से लिया गया ये चैप्टर है। इसका चैप्टर नंबर 2 इसका जो है आपका आप नंबर लिख सकते हो, बल्कि चैप्टर 2 ही है आपका ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि 2 स्टोरीज बताई गई हैं, जिसमें से एक स्टोरी आपकी साहिब आलम की है जो कि एक रैग पिकर है जो कूड़ा बनता है। उसकी फैमिली पहले बांग्लादेश में रहती थी, लेकिन वहाँ पर क्योंकि स्टॉर्म्स बहुत आते थे, उनके घर उड़ गए थे, खाने के लिए खाना नहीं था, रिसोर्सेज की कमी थी, तो वो कहाँ आ गए? दिल्ली। और दिल्ली में भी मेन दिल्ली में नहीं, दिल्ली के आउटस्कर्ट में, जिसे आप सीमापुरी बोलते हो, द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, राइट। तो वहाँ पर आने के बाद इनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो सर्वाइवल के लिए इन्होंने कूड़ा बिनना शुरू कर दिया और तब से ये कूड़ा ही बिन रहे हैं और अपना घर पाल रहे हैं। लेकिन आपको पता चलेगा लेटर ऑन जो साहिब आलम है वो एक टी शॉप पर काम करना शुरू कर चुका है, लेकिन बेचारा अभी भी उस लेवल तक नहीं बढ़ पाया जितना मुझे उसे पढ़ना चाहिए था। तो अनीस जंग यहाँ पर कहती हैं कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में ही है। सिमिलरली वो एक और कहानी सुनाती हैं और वो सुनाती है कहानी मुकेश की। मुकेश जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और मुकेश के सपने बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। हालांकि वो एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, उनका पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सब बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। ये लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिसे हब ऑफ बैंगल मेकिंग या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं मुकेश अपने सपने कैसे पूरे करेगा, लेकिन अनीस जंग को ये बहुत अच्छे से पता है कि मुकेश बहुत डिटरमिन्ड, बहुत टेनिशियस, बहुत दृढ़ निश्चयी है और उसने ये चीज बहुत अच्छे से ठान रखी है कि द बाय हुक और क्रूक में अपने ड्रीम्स को जरूर से जरूर फुलफिल करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखा गया है, क्या इसका मतलब सच में स्प्रिंग से ही है? स्प्रिंग क्या होता है? जब आपकी बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु का कंपैरिजन यहाँ पर किससे किया गया? बसंत ऋतु का कंपैरिजन किया गया है बच्चों से, है ना। तो यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। तो बच्चों का बचपना जो चाइल्डहुड है वो क्या हो रहा है? खो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो हजार्डस सिचुएशन में काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बच्चों का काम क्या होता है? पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें ग्रो करने में मदद करो, लेकिन यहाँ पर ये बेचारे गरीब बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगियों को कुएं में ढकेल रहे हैं, है ना, गर्क में जा रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग विद द डाउनफॉल, दे आर डिग्रेडिंग देमसेल्व्स, राइट। तो वही खोता हुआ बचपना उनका दिखाया गया कि कैसे इतनी कम एज में भी बेचारे काम करना शुरू कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड लेट मी जस्ट क्लियर यू। यहाँ पर आपकी स्टोरी की शुरुआत बाद में होगी, लेकिन पहले आपको अनीस जंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलेगा। 1964 इज द बर्थ ईयर ऑफ अनीस जंग। शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला और उनका जो बचपन है और जो अडोलेसेंस है, जो अडल्ट एज है, वो कहाँ गुजरी है? हैदराबाद में, ठीक है ना। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करी वो हैदराबाद में करी और उसके बाद फिर वो यूएस चली गई थी फर्दर स्टडीज के लिए। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके मम्मी और इनके पापा दोनों ही राइटर्स थे और यही वजह थी कि इन्होंने भी अपना करियर एज अ राइटर ही बिगिन किया। और ये अपना जो करियर इन्होंने शुरू किया है वो इंडिया से ही शुरू किया है। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। इनको बताया जाता है इनके बारे में कि एक एडिटर और एक ये कॉलमिस्ट रह चुकी हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर की, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। and has authored several books और इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं। Now look at this. Let's start with the story. थोड़ा सा स्टोरी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। The following is an excerpt. Excerpt का मतलब होता है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा हिस्सा from her book titled Law Spring. इनकी एक पूरी बुक है जिसका नाम है Law Spring। उसके एक्सर्प्ट इन्होंने यहाँ पर लिए हुए हैं और क्योंकि मैंने बताया था आपको 2 कहानियां हैं, तो ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई हैं, ठीक है। Now here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation.
यहाँ पे वो एनालिसिस कर रही हैं कि किस तरीके से जो एक कॉम्बिनेशन है गरीबी का और रिवाज का, ठीक है ना, वो लोगों को, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों को नहीं चाहते हुए भी एक्सप्लॉयटेशन की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। ये इसका थीम भी है। सो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, एंड लेट्स जस्ट रीड द स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपए मिल जाता है। द गोल्ड कॉइन, एक्चुअली में वो गोल्ड कॉइन नहीं है, वो 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का है जो एक वंडर है छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर इंप्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैगपिकर्स। तो पहली कहानी शुरू होती है गरीबों की, वो गरीब जो कि कूड़ा बिनते हैं। रैगपिकर्स किन्हें बोलते हो? जो कूड़ा कचरा बिनते हैं। The ragpickers have come from Dhaka. अब ये ragpickers कहाँ से आए हैं? ढाका से आए हैं। ढाका is the only capital of Bangladesh. ठीक है, ढाका टका आप लर्न भी कर सकते हो। ढाका is the currency and Dhaka is the capital. Furthermore, the settlement of the ragpickers is in the area of सीमापुरी। फिर जो ढाका से लोग आए वो आकर के कहाँ बस गए? सीमापुरी में। और ये सीमापुरी क्या है? This is the outskirt of Delhi. ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, बांग्लादेश में ये। Fine. Now look at this. Destruction has come in the fields and homes due to the storms. अब क्यों ये आ गए इतनी बुरी जिंदगी जीने के लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा इन लोगों ने तबाहियों का सामना किया है ना। जो तबाहियां हुई है ना आंधी तूफान की वजह से, उन्होंने इनके खेतों को, उनके घरों को तबाह कर दिया। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रिसोर्सेज नहीं बचे, कोई जगह नहीं बची, खाने के लिए खाना नहीं बचा। तो ये कहाँ पर आ गए? दिल्ली में। ये सोच कर के आए दिल्ली में कि वो एक सिटी है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसा कमाएंगे, खा पी पाएंगे और ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर गुजार भी रहे हैं तो बहुत ही बदतर ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्चुअली में सब कुछ जुगाड़ का है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रैप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। ये इस उम्मीद में आए थे कि इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। हालांकि द रियलिटी वाज इन फैक्ट पेनफुल फॉर देम एंड दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप। जबकि सच्चाई बहुत अलग थी। हाउएवर द रियलिटी वाज इन फैक्ट पेनफुल। जो सच है वो बहुत दर्दनायक है ना, दर्दनीय है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर आकर के बहुत सारी हार्डशिप्स, एडवर्सिटीज, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दे आर सर्टेनली पुअर, ये एक्चुअली में गरीब है, एंड लैक वेरियस रिसोर्सेज। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है। स्पेशली जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने के लिए खाना, वही नहीं है इनके पास। कभी कभी तो इन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। कभी कभी ये एक टाइम का खाना खा करके गुजारा करते हैं। फाइन। द राइटर वॉचेस साहेब एवरी मॉर्निंग एज he scrounges for gold in the neighborhood. अब जनरली क्या होता है, ये लोग कूड़ा बिनने के लिए आते हैं। तो जैसे चिड़िया सुबह सुबह आती है ना, वैसे ही ये लोग भी कूड़ा बिनने के लिए आते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। तो जो साहिब है वो अपने घर साहिब आलम है, उसको ऑथर यानी कि रईस जंग अपने घर के पास हमेशा देखती हैं कि वो आता है और स्क्राउंज करता है गोल्ड के लिए। स्क्राउंज का मतलब क्या होता है? ऐसे कुरेद करके आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, छानबीन कर रहे हो। गोल्ड, नाउ व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज अ कॉइन और अ वंडर। ठीक है, तो जो भी कूड़ा कचरा है अनीस जंग के घर के आसपास, साहिब आलम और उसके कुछ दोस्त आते हैं नंगे पैर और वो कूड़े को बिखेर करके उसमें से अपने काम की चीज ढूंढते हैं। इधर इट इज अ रुपी ऑफ 1 और अ रुपी ऑफ 2 और मोर देन दैट, और कुछ भी ऐसा जो कि उनके काम का हो, वो ढूंढने आते हैं। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर दीज रैगपिकर्स इज द गार्बेज। इनके लिए जीने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है कूड़ा बिनना। फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रेन इट इज अ वंडरस थिंग। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए ये एक चमत्कार है, एक बहुत बड़ा वंडर है ना। जैसे गेम नहीं होता, उसमें नए नए आपको क्लूज मिलते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही इनके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इन कूड़े के ढेरों में। द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और 2 फ्रॉम इट। उस कूड़े के ढेर में से इनको 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का मिल जाता है, जिससे इनका पूरा दिन चल जाता है। दीज पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिजायर्स। देखो, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई होप नहीं है। इनके पास बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे डिजायर्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक इट देम पॉसिबल। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं कोई बताने वाला है कि आखिर इन सपनों को साकार कैसे किया जाए, है ना, अपनी जिंदगियों को बेहतर कैसे बनाया जाए, है ना, अपने रिसोर्सेज को कैसे पाया जाए। क्यों? क्योंकि कोई इन्हें बताने का भी आता ही नहीं है। शायद लोग भी इनको उन्हीं अंधियारों में ढकेलना चाहते हैं। नेक्स्ट, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनेबल टू रीच। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इनके लिए पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब वहां तक ये पहुंच ही नहीं सकते।
राइट ये भी बताया है अनीस जंग ने उनको ऑब्जर्व करके। हालांकि बीच में अगर आप देखोगे तो चैप्टर में अनीस जंग ये कहते हुए भी दिखाई दी है अनीस जंग को, क्यों ये सब क्यों करते रहते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बताता है क्योंकि वो बनाते ही नहीं है। तो वो कौन है? द पॉलिटिशियंस, है ना, जो वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, वोट तो मांग लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, है ना। तो अनीस जंग कहती है अच्छा अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे? तो कहता है हाँ हाँ जरूर आऊंगा। और एक हफ्ते बाद वो आता भी है, क्या बन गया स्कूल। तो अनीस जंग को बहुत बुरा लगता है और फिर वो ये सोचती है कि इस तरह के खोखले वादे कितने सारे लोग इनसे करते होंगे और अधूरे रह जाते होंगे, एंड आई एम द वन अमंग देम, राइट ना। बाद में आपको पता चलेगा स्टोरी में दैट लेटर साहिब जॉइन्स अ टी स्टॉल। बाद में साहिब क्या ज्वाइन कर लेता है? एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स, जहां पर उसे 800 रुपए मिलते हैं महीने के और साथ ही साथ में उसको सारा खाना भी मिलता है। हाउएवर दिस जॉब हैज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम, हालांकि जॉब तो उसे मिल गई, पैसा भी उसे मिल रहा है, खाना भी उसे मिल रहा है, लेकिन उसकी आज़ादी उससे छिन गई है। तो बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो साहिब आलम की ज़िंदगी से अनीस जंग ये बताना चाहती हैं कि ये जो बच्चा है ये कुछ खो चुका है, वो थी अपनी आज़ादी, राइट। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो कैनिस्टर है चाय का, वो उस बैग से कई ज़्यादा हैवी है जो वो अपनी आज़ादी के साथ कूड़े बिनने के लिए इस्तेमाल करता था, राइट। एज सच देयर कंडीशन इज प्रिटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिसरी, कि बेचारा बोलते नहीं है आग से निकले और खाई में कूद गए, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। तो अगर वो जिंदगी में कुछ करना भी चाह रहा है अच्छा, तो वो कहाँ पहुंच गया? टी स्टॉल में काम करने के लिए। अब इससे बेहतर उसके लिए कुछ हो भी पाएगा या नहीं, इसका कोई भी जरिया नहीं है जो कि बताया जा सके। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, जहां पर आपको बताया गया है आई वांट टू ड्राइव अ कार या आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुझे गाड़ी चलानी है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज रिलेटेड टू मुकेश। तो कैरेक्टर, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हियर आर 3, एक मुकेश है, एक साहिब आलम है और तीसरी अनीस जंग है जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी और ऑथर ऑफ द स्टोरी भी है। तो यहाँ पर दूसरी कहानी किसके बारे में है? मुकेश की। मुकेश एक लड़का है जो कि एक फैमिली से बिलोंग करता है जो बैंगल मेकिंग का काम करती है। सो ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकिंग, ठीक है। अब ये बैंगल मेकिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद हब है ना। इट इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अगर आप देखोगे तो लगभग 20,000 बच्चे इस बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है ना। चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर रहे हैं लोग। Furthermore, no one over there understands or respects the law that forbids child labor. कह रहा है हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, अनीस जंग कहती हैं कि कोई समझता ही नहीं है वहां पर और ना ही कोई इज्जत करता है इस चीज की कि हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा क्राइम है। Moreover, the living condition as well as the working environment are both horrendous. अगर आप देखोगे तो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिन हालातों में ये लोग काम कर रहे हैं, वो हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो हालात टेररिज्म हैं, भयावह हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब आग में काम करना है, ग्लास जलाना है, उससे चूड़ी बनानी है। चूड़ी का बुरादा उनकी आंखों में जा सकता है। वो जो जिस जगह पर वो काम करते हैं वो जगह इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, इतना अंधेरा होता है और फिर जो फ्लेम्स जलती हैं उस फ्लेम की गर्मी उनकी आंखों में आती है। और यही वजह है कि जो बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तब तक उनकी आंखें चली जाती हैं, वो अंधे हो जाते हैं, राइट। सो दीज चिल्ड्रन लिव इन ड्ररी सेल्स, ऑल्सो दे वर्क क्लोज टू हॉट फर्नेसेस। तो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये ड्ररी सेल्स में काम करते हैं और ये हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं, मतलब छोटी छोटी सी गंदी छोटी और एकदम सफोकेटिंग सेल्स, मतलब द क्यूब्स, 4 दीवारें हैं बस, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अंधेरा है, गंदगी है और साथ ही साथ में सफोकेशन है, ठीक है ना। और वो गरम गरम भट्टियों में, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियों में काम करते हैं।
This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter adulthood. ये छोटे से ही काम करना शुरू कर देते हैं और जब तक ये बड़े बड़े होते होते हैं तब तक ये इनके लिए एक खतरा बन जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, बड़े होते होते ये अंधे हो जाते हैं, इनको आंखों से दिखना बंद हो जाता है। Furthermore, these children have to deal with the pressure of them. अच्छा, जब यहाँ पर अनीस जंग ये सब बताते हैं कि ये तो एक पार्ट है जो ये झेल रहे हैं, एक और अनदर पार्ट अगर आप देखोगे तो वो और भी खतरनाक है। वो है कि इनके बाप दादाओं का कर्जा, इनको मतलब इनके बाप दादाओं के पास खाने पीने के लिए था नहीं कुछ, इन्होंने कर्जे ले लेकर के खाया पिया, अपना घर बनाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो काम किया इन्होंने, जो धंधा किया, उसमें भी इन्होंने कर्जा लिया। तो कर्जा तो था, लेकिन कर्जे के ऊपर जो ब्याज लगा, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता गया, और वो कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि इनकी पुश्तें, 7 पुश्तें, 10 पुश्तें, 12 पुश्तें वो कर्जे ही उतारते चली आ रही हैं, और वो कर्जा चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem. अब बेचारे ये लोग, इन्हें पता ही नहीं है कि इस कर्जे से बाहर कैसे निकले। There is no way for these children to come out of this trap. इन बच्चों को पता ही नहीं है कि इस भयंकर ट्रैप से बाहर कैसे आना है, इस सिचुएशन से बचना कैसे है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है, अपने आप को बेहतर बनाना कैसे है। ठीक है, अब ये ट्रैप है क्या? ये एक विशियस ट्रैप है, विशियस सर्कल है ना, क्रूर लोगों का बनाया हुआ ट्रैप, जिसमें पुलिसमैन भी आते हैं, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, बाबू जो दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, मिडलमैन, बिचौलिए भी होते हैं कुछ एक आध, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो इसका हिस्सा है, जो बेचारों को जबरदस्ती दबने और कुचलने पे मजबूर कर देते हैं, और ये सब इनके प्रोग्रेस को हिंड करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। ये अगर आगे बढ़ना भी चाहें, अपना साथ भी देना चाहें, तो भी ये सब लोग आकर के इनको दबोच के खाने के लिए तैयार रहते हैं। राइट, द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी द डेस्टिनी ऑफ फेट। अब अनीस जंग ना मुकेश के साथ बोलती हैं कि चलो मुझे तुम्हारा घर देखना है। तो जब वो उसके घर जाती हैं तो देखती हैं घर का हाल बहुत बुरा है, टूटा फूटा घर बना हुआ है, एक बहू है इनके घर में जो काम कर रही है और वो सबके लिए खाना पका रही है, और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी है, जिससे जब अनीस जंग पूछती हैं कि आप लोगों के हालात ऐसे हैं, आप लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं, तो वो कहते हैं अरे ये तो हमारा किस्मत है, ये तो हमारे यहाँ का रिवाज बन चुका है कि बाप दादाओं से लेकर के बच्चे अब सब यही करेंगे। तो उन्होंने इसको अपनी किस्मत मान ली कि हमें बाप दादाओं के कर्जे ही चुकाने, यही करके ही आगे बढ़ना है। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, लेकिन मुकेश अलग है। हाँ, ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक देयर। फोक का मतलब होता है पीपल। वो वहां पे बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स। मुकेश के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ही हैज अ डिजायर टू बिकम मोटर मैकेनिक इन द फ्यूचर। वो बड़े होकर के मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। गैराज इज फार अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स। गैराज उसके घर से बहुत दूर है जहां वो रहता है। बट ही हैज डिटर्मिनेशन टू वर्क। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उतनी दूर आना जाना कर लूंगा। ठीक है, अनीस जंग यहाँ पर ये भी बताती हैं कि जो बच्चा है उसके सपने सिर्फ मोटर मैकेनिक बनने के ही हैं, क्योंकि उसने आते जाते चलते फिरते उठते बैठते अपने घर के आसपास कारें गुजरती हुई देखी होंगी, लेकिन उसने कभी भी अपने घर की छतों से प्लेन उड़ते हुए नहीं देखे। तो शायद उसके सपने में कभी प्लेन है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो हर हाल में मोटर मैकेनिक बनने का सपना पूरा कर लेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर आप अनीस जंग की जगह होते तो आप को मैं एक एनालिसिस करने के लिए देती, एक नया राइटअप लिखने के लिए देती, और मैं आपको बोलती कि आपको जज करना है दोनों को, है ना, दोनों की ऑब्जर्वेशन करनी है। अनीस जंग ही है आपने अनीस जंग ने मुकेश के बारे में और साहिब आलम के बारे में लिखा, और साहिब आलम देखो ना, अनीस जंग ने बीच में ये भी बोला है कि ये जो बच्चा है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। एक सेकेंड ना, साहिब आलम का नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और अनीस जंग कहते हैं इस बच्चे को अगर कभी अपने नाम का मतलब पता चलेगा ना तो बेचारे को शर्म आएगी कि वो जो कर रहा है और जो उसके नाम का मतलब है वो बहुत अलग है। ठीक है, तो आपको अनीस जंग बन करके दोनों स्टोरी को ऑब्जर्व करना है और ये लिखना है कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा आगे जा सकता है, मुकेश या फिर साहिब आलम, है ना। और आपको क्या लगता है कि दोनों के अंदर जो भी आप लिखोगे
किसके अंदर ड्रीम्स पूरा करने की कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं और वो आपके हिसाब से कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू राइट अ डायरी एंट्री कि आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो अनीस जंग बन करके, और आपके हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है और वो अपने सपनों को ज़रूर से ज़रूर पूरा कर पाएगा। आप उसके बारे में लिखोगे, ठीक है, और मुझे आफ्टर द वीडियो आंसर करोगे। चाहो तो कमेंट सेक्शन में कर दो, चाहे तो मेरी मेल आईडी में कर दो, मैं अभी आपको मेल आईडी दे दूंगी, बट आप लोगों को करना जरूर है। और हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑब्वियसली आप लोगों को करवाऊंगी, बट एक बार वन शॉट कंप्लीट हो जाएंगे तो। बाकी अगर आपकी कोई और डिमांड हो, कोई और आपका क्वेश्चन हो, स्पेसिफिकली अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे बोल सकते हो, राइट। लॉ स्प्रिंग का अगर आप लोगों से ओवरऑल समरी पूछा जाए, है ना, या फिर कंक्लूजन पूछा जाए, तो याद रखना ये एक तरह का एनालिसिस है गरीब बच्चों की इम्पावरिश कंडीशन का, ठीक है ना। तो इम्पावरिश मतलब रिसोर्सेस लेस कंडीशंस में बच्चे रह रहे हैं, ठीक है ना, और ज़बरदस्ती इन बच्चों को पेन, ऑपरेशन और लैक ऑफ एजुकेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन का मतलब ही होता है जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन ये बेचारे ज़िंदगी जी ही नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर लिविंग इन एन इम्पावरिश कंडीशन एंड दे आर फेसिंग so much pain, so much oppression and so much lack of education, जो कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ आपकी ये जो स्टोरी है यहाँ पर एंड हो जाती है। आई विल एंड अप विद द सेशन, लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी दिवाली के चलते आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर भी है यहाँ पर, दैट इज़ कि आपको 53% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो rebecca.aga@247.com पे मेल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों ने कोई भी बैच लेना है अडा 24/7 का, चाहे वो सिर्फ क्लास 12 का हो, चाहे वो बैच आपका यूजी पीजी का हो या फिर आपका 12th प्लस सीयूईटी का हो, आप वो बैच ले सकते हो। देखो उड़ान 3.0 बैच जो है वो आपका 12th प्लस सीयूईटी के लिए, और आपका ये वाला बैच अगर आप देखोगे संभव बैच, तो ये सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए। तो अगर आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हो 12th के साथ, तो आप ये बैच ले सकते हो, जिसमें आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। प्लस आपकी ये पढ़ाई बहुत ही अफोर्डेबल होने वाली है। आप Y484 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो यहाँ पर 53% का। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 3759 रुपीज़ का आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और ये 53% ऑफ पे मिल रहा है आपको। अगर आप अड्डा के स्टोर से लेते हो तो 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़िए।